प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान में मैं आपको चैप्टर मुद्रा और साख इसके बारे में चर्चा कर रहा था। इसी में मैं आपको भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख इसके बारे में आपसे आज चर्चा करूँगा। इसके पहले हमने बैंकिंग के बारे में जाना, ऋण के बारे में जाना। अब है भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। कई स्रोत होते हैं उससे वो ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है: औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। दो क्षेत्रक होते हैं जिनसे यानी ऋणों को दो भागों में बांटा गया: औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। सबसे पहले मैं औपचारिक क्षेत्रक में साख के बारे में बताऊंगा। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। आलेख 1 में आप भारत के ग्रामीण परिवार के ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्रक से? ये दो मैप बने हुए हैं। इनके बारे में हम इससे जानकारी कर सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों को कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। जैसे हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यापारियों और व्यवसायियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। अनौपचारिक क्षेत्रक में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये अनौपचारिक के अंतर्गत इसमें आते हैं। अब दिया गया है औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। वास्तव में आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के लिए औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। ये शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 वर्गों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं जो इसके नीचे बना हुआ है। सबसे पहले गरीब परिवार, ये 85% हैं। कम संपत्ति वाले परिवार ये 53% हैं। समृद्ध परिवार ये 28% हैं और अमीर परिवार ये 10% हैं। इस तरह से यानी इसको इस भागों में बांटा गया है शहरी क्षेत्र के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों की कर्जा की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देखते हैं? उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से है। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इस सब से क्या पता चलता है कि पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और यह उधार कर्जदाताओं की
कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसीलिए बैंक और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार की औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवारों भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सकें। नहीं फिर उनको अनौपचारिक तरीके से लेना पड़ता है, उनको ब्याज दर अधिक देने पड़ती, इसलिए वो हमेशा कर्ज में ही डूबे रहते हैं। अब इसके आगे दिया गया है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। आपने भी नाम सुना होगा कि स्वयं सहायता समूह ज़्यादातर चलते हैं। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहां कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना से ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेधा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता पर एक प्रमुख कारण यह भी है कि जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदाताओं को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास ही जा सकते हैं। लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखापढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत भी करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही प्राप्त कर लेते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से भी कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के लिए योग्य भी हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना होता है। जैसे सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी ज़मीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें जैसे बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, ये कार्यशील पूंजी कहलाती है। घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय भी करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की ही होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता है। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार
विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में भी मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए सब लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा भी कर पाती हैं। तो हर तरह की उनकी बातें भी हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये दिया गया है। अब इसके आगे दिया गया है बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश ग्रामीण क्षेत्र का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे, जो बांग्लादेश के 81,600 गाँव में फैले हुए थे। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में भी सक्षम है। तो इस तरह से ये दिया गया है। अब दिया गया है, अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। अब प्यारे बच्चों, अब इस पूरे लेसन का सारांश निकला है। इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से उसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में भी कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए ज़रूरी है। यदि इस तरह से कार्य किया जाता है, तो जो छोटे परिवार होते हैं अर्थात जो गरीब परिवार होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। उनको इसमें बल मिलेगा, उनको अधिक ब्याज दर नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से वो अपने परिवारों को ऊंचा भी उठा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये लेसन आपका समाप्त हो गया है। इसके आगे मैं आपको PDF बना के भेजूँगा, वो आपको अपने नोट पर नोट करना है। ओके, बाय।